Hello everyone and welcome to सिद्धार्थ एडटेक चैनल। आई एम निवेदिता सैनी और हम लोग आज देखने जा रहे हैं बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की चौथी क्लास जो है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और आज यहीं पर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे। हम जितनी भी बची हुई स्कीम्स थी उन्हें कवर करेंगे, साथ ही में बजट में क्या अनाउंसमेंट की गई है उस पर ध्यान देंगे और उसके बाद जो नई स्कीम्स अनाउंस की गई है आने वाले वर्ष के लिए उनके बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, माफ़ी चाहूँगी कि हमारी क्लास जो है वो बीच में 3-4 दिन कंटिन्यू नहीं हो पाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानसून सीजन स्टार्ट हुआ है एंड दिस इज़ अ सीजन ऑफ वायरल फीवर्स। सो हो सकता है कि थोड़ा एनर्जी लेवल भी इस वजह से थोड़ा आपको कम लगे, बट निश्चिंत रहिएगा कंटेंट में कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। जस्ट द वॉइस लेवल माइट बी अ लिटिल लो टुडे, so I would request you to adjust with it for today. All right, so let's move forward. हमने लास्ट स्कीम जहाँ पर हमने ड्रॉप किया था वो था गोपालन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने देखा था कि गोपालन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स थी वो सारी हमने फिनिश कर दी थी एंड देन वी स्टॉप्ड एट द डेयरी डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि डेयरी से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स शुरू हुई है। ठीक है, तो एक बार हम जब स्कीम पे आए इससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो डेयरी का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली में कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर में मैं आपको ये बता दूं कि जो अपेक्स बॉडी है, ठीक है, जो डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड हम इसे कहेंगे एपेक्स बॉडी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कौन है जो इस डेयरी डेवलपमेंट को गवर्न कर रहा है। ठीक है, उसको कौन सा मैनेजमेंट है जो उसको देख रेख कर रहा है, सबसे टॉप बॉडी। ठीक है, सो दैट इज RCDF। व्हाट इज इट? RCDF, दैट इज राजस्थान कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन। All right, what is it? RCDF, that is राजस्थान कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन। तो ये जो होती है ये होती है हमारी अपेक्स बॉडी। अब इसके अंडर क्या होता है, इसके नीचे, ठीक है, टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, या इसको हम 24 डिस्ट्रिक्ट्स की जगह हमें बोलना चाहिए कि दिस इज 24 डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव यूनियंस। ठीक है, क्या है? 24 डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव यूनियन। ठीक है, तो अब यहीं पर सवाल आ जाता है कि हमारे पास राजस्थान में कितनी तो डिस्ट्रिक्ट्स है टोटल। तो पिछली बार जितने भी चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट 50 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, बट अभी उनकी जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है कि क्या तो बॉर्डर रहेगी हर डिस्ट्रिक्ट की, कितना उनका एरिया रहेगा जो क्षेत्रफल हम कहते हैं। अभी हमारे पास ये रिपोर्ट्स नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में होंगी। पर आप देख सकते हैं कि मिल्क प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव यूनियंस ये कितने हैं टोटल? अभी 24 है, यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनके कॉमन यूनियंस होंगे। ऑलराइट, अब इनके अंडर क्या होता है? इन डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनियंस के अंडर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है जिसमें होती है डेयरी कोऑपरेटिव्स। क्या होती है? डेयरी कोऑपरेटिव्स। बेसिकली यहीं पर दीज आर द सेंटर्स वेयर ऑल द मिल्क इज गेटिंग कलेक्टेड। फिर यहाँ से धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स है वो आगे वाले पर्टिकुलर ऑफिस में जाती है। तो टोटल कितनी है हमारे पास? 18781। ठीक है, डेयरी कोऑपरेटिव्स कितनी है? 18781। क्या ये डेटा पूछा जाता है? तो नहीं, इतना स्पेसिफिक डेटा तो नहीं पूछते। बस आपको पता होना चाहिए था कि एपेक्स बॉडी कौन सी है, डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर समझना था। अब आते हैं हम पहली हमारी योजना पे जो कि है राज सरस
सुरक्षा कवच बीमा योजना, ठीक है। ये योजना नई नहीं है, इसलिए इसको पूरा डिटेल में हमें समझने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो योजना है, देखिए अब क्या है, इसका 8th फेज है। 8th फेज यानी इससे पहले भी 7 फेजेस हो चुके हैं। तो ये एक पुरानी स्कीम है। इसे लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2022 में, ठीक है। तब के बजट में इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो अभी जो है वो है इसका 8th फेज, यानी कि 8वां चरण इसका स्टार्ट होने वाला है। तो ये कब से हुआ था 8वां चरण स्टार्ट? ये हुआ था 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब देखिए नाम क्या है, सुरक्षा कवच बीमा योजना। इट इज एन इंश्योरेंस स्कीम। आपको दिखाई दे रहा है ना कि सरस, सुरक्षा कवच बीमा योजना। तो बीमा योजना है तो समथिंग रिलेटेड विद इंश्योरेंस। तो हमने क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट के लिए अगर किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना हो जाती है, डेयरी सेक्टर से रिलेटेड जो फार्मर्स हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जिनका मेन ऑक्यूपेशन ही है डेयरी का, ठीक है। उनसे रिलेटेड व्यक्तियों की बात हो रही है। तो उनके लिए ये इंश्योरेंस है कि अगर किसी भी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उन्हें कितना दिया जाएगा, अमाउंट 5 लाख उन्हें दिया जाता है, ठीक है। उनके परिवार को दिया जाता है 5 लाख रुपए का अमाउंट। अगर किसी भी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होती है बट परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। परमानेंट डिसेबिलिटी किसे कहेंगे कि जिसका कोई भी रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। एक होती है टेम्पररी डिसेबिलिटी। मान लीजिए कि कान के सुनने की क्षमता जो है वो किसी कारण से, कुछ बहुत अचानक से कोई लाउड नॉइज आ गई तो वो थोड़ी सी डिम हो जाती है, जो सुनने की शक्ति है वो कम हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं टेम्पररी डिसेबिलिटी, क्योंकि विद इन अ फ्यू मंथ्स आपकी वो जो कैपेसिटी थी, हियरिंग एबिलिटी थी, वो रिटर्न हो सकती है, ऐसी संभावना है, ठीक है। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं पैरालिसिस, ठीक है। पैरालिसिस एक कंडीशन होती है जिसमें ये होता है कि शरीर के जो अंग होते हैं, हाथ पैर होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल उठ नहीं पाते। तो जो पैरालिसिस है उसमें ये संभावना होती है कि आप फिर से ठीक हो सकते हो, आपके हाथ पैर फिर से काम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पररी डिसेबिलिटी। पर मान लीजिए किसी को हो गया है पैराप्लेजिया, ठीक है, पैराप्लेजिया। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पैराप्लेजिया का अर्थात है आपके जो दोनों पैर है वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो पैराप्लेजिया यानी कि ये परमानेंट डिसेबिलिटी है। कहीं पर कोई स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ऐसा डैमेज हुआ है कि जो रिवर्सिबल नहीं है। आप उसे सर्जरी से भी ठीक नहीं कर सकते, आप उसे थेरेपी से भी ठीक नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो डिसेबिलिटी होती है उसके लिए क्या अमाउंट दिया गया है, उसके लिए दिया गया है 2.5 lakh। So this is for permanent disability and this is for death। अब परमानेंट में भी क्या है, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी इंक्लूडेड है। यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी में भी क्या है, पार्शियल, यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई भी बॉडी का कोई भी एक पार्ट फुल्ली तरीके से डिसेबल्ड हो। अगर उसकी फंक्शनिंग, परमानेंट डिसेबिलिटी हो चुकी है, अगर उसकी जो फंक्शनिंग है वो अप टू अ सर्टेन परसेंटेज पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, पार्शियल जिसे हम कहेंगे, तो भी इसमें आपको जो इंश्योरेंस का कवरेज है वो दिया जाएगा। ऑलराइट, तो इतनी सी बेसिक सी ये स्कीम थी आपकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज सरस सामूहिक आरोग्य बीमा। तो ये भी एक पुरानी ही स्कीम है जिसे कब से इम्प्लीमेंट किया गया था, 29 नवंबर 2023 से, ठीक है। इसमें भी आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, क्योंकि ये जो 29 नवंबर 2023 से जो इम्प्लीमेंटेशन था वो था इसका 16th फेज। क्या था उसका 16th फेज जो है वो तब इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये कोई नई स्कीम की घोषणा नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि एक ही स्कीम थी जिसे हमने नवंबर से लॉन्च कर दिया है। कौन सा फेज है, 16th है। देखिए कई बार क्या होता है, स्कीम्स को फेज वाइज लॉन्च किया जाता है ताकि हम जो रिजल्ट्स है उसे इवेल्युएट कर सके टाइम टू टाइम। तो मान लीजिए फेज 1 लॉन्च किया, अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो उसे दोबारा से फेज 2 के नाम से और डिस्ट्रिक्ट्स में और जगह पर उसे लॉन्च किया जाता है, या उसमें कुछ माइनर चेंजेस कर दिए जाते हैं।
तो इसी तरीके से हर साल कुछ अलग अलग फेजेस में जो है उस अमाउंट को जो है रिलीज किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर दुग्ध उत्पादक संबल योजना। सो व्हेन वाज दिस लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 फरवरी 2019। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि एक एड दिया जाता है, ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग है उस पे जो वो अमाउंट पे आप परचेज कर रहे हो दूध को, तो उसे 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा करके 5 रुपए प्रति लीटर जो है वो कर दिया गया था। अभी कब किया गया था? तो ये तो एक्चुअली में 2022-23 में ही हो गया था। ठीक है, 2 रुपये से बढ़ाकर इसको क्या कर दिया था? 5 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, इस स्कीम से पर्टिकुलरली आपको बस इतना देखना था कि जो अमाउंट दिया जा रहा था वो 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया। ठीक है, देखिए इन स्कीम्स में बहुत ज्यादा कुछ नया हुआ ही नहीं है बताने के लिए, बट आप कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो नई स्कीम्स है उन्हें भी हम आज ही कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो बनिए रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट जो है वो है फॉडर सीड डिस्ट्रीब्यूशन। ना फॉडर सीड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? फॉडर होता है यानी कि जो चारा है, हमें मिल्क प्रोड्यूस करवाने वाले जितने भी हमारे पशु हैं उन्हें ऐसा चारा देना होता है, कुछ ऐसी डाइट देनी होती है कि उनकी जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है और जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो दोनों ज़्यादा हो। ठीक है, ना तो हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं ना क्वांटिटी से। तो ऐसे में हम उन्हें अच्छी क्वालिटी के सीड्स दे रहे हैं ताकि वो फॉडर जो है उन्हें प्रोड्यूस कर सके। देखिए चारा का ऑप्शन ये होता है कि या तो आप उसे मार्केट से बाय कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो सेल करती है, जो चारा होता है वो बड़े बड़े कट्टों में आता है उन्हें सेल करती है। तो एक ऑप्शन है कि आप बाय करिए, दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद उन्हें अपने, अगर आपके पास खेत बहुत ज़्यादा है, आपके पास ज़मीन है, तो आप वहाँ पर उसे उगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? फॉडर सीड डिस्ट्रीब्यूशन में सब्सिडाइज्ड रेट पर उन्हें सीड्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। क्या किया है? सब्सिडाइज्ड रेट्स पे उन्हें सीड प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं फिशरीज से रिलेटेड। अब देखिए फिशरीज जो सेक्टर है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले अगर आप फिशरीज को डेवलप करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर आप करना चाहते थे तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपके पास सॉइल होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, फर्टाइल सॉइल। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिट्टी से काम हो जाएगा, सॉइल कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल। ऑलराइट, आपके पास पानी की सुविधा होनी चाहिए एंड आपके पास कुछ फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या आप केमिकल फॉर्म में उसका यूज कर रहे हो। आपके पास सीड्स होने चाहिए ताकि आप बो सके। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी एग्रीकल्चर के लिए। फिशरीज के लिए हमें क्या चाहिए? तो फिशरीज के लिए सबसे पहले ही रिक्वायरमेंट है कि पानी होना चाहिए। ठीक है, अगर पानी नहीं है तो फिशरीज संभव नहीं है। तो हमने जो लास्ट रिपोर्ट का डेटा देखा था उसके अकॉर्डिंग जितने भी कैनल्स और जितने भी ऑप्शंस हमारे पास है वाटर रिलेटेड, तो उसमें हम राजस्थान जो है हम कहाँ स्टैंड करते हैं? 10th रैंक पे। इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने वाटर रिसोर्सेज है, तो उसमें हम 10th पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स समवेयर वी डू हैव अ पोटेंशियल, कि राजस्थान में इतना तो पोटेंशियल है कि हाँ फिशरीज को यहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है। इट कुड बी एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ अर्निंग इनकम, एक कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, इसे काफ़ी ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया है अभी राजस्थान में, बट जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो वो काफ़ी स्पीड से हो रही है। क्लास की शुरुआत में हमने जो डेटा देखा था, फर्स्ट लेक्चर को एक बार आप रिकॉल करके देखिए, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में देखने को मिली थी? फिशरीज में। कंट्रीब्यूशन कितना था फिशरीज का? जस्ट 0.49% उसका कंट्रीब्यूशन था। बट जब हम देखें कि कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है परसेंटेज के एस्पेक्ट में, सो दिस स्टूड एट फर्स्ट पोजिशन बिकॉज इट वॉज सीन इट हैज़ डेवलप्ड ओवर 15%। सो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर कि आप शुरुआत कर रहे हो और आप में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्पीड से हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जीरो रेवेन्यू मॉडल, ठीक है, एक जीरो रेवेन्यू मॉडल से
प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था 3 जगहों पर। कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले तो जयसमन, फिर माही बजाज सागर, एंड द लास्ट वाज कडाना सलुम्बर बैकवाटर्स। ठीक है, इन 3 जगहों पर एक मॉडल स्टार्ट किया गया था जिसे हमने कहा था जीरो रेवेन्यू मॉडल। जीरो रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? कभी भी वर्ड आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, देन ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। जीरो इज बेसिकली नील, नथिंग। ओके, दिस इज जीरो, कुछ भी नहीं है वो, यू आर नॉट पुटिंग एनीथिंग हियर। देन वी हैव मॉडल। तो मॉडल क्या होता है? किसी चीज का डिस्क्रिप्शन होता है, किसी चीज का एक प्लान आउट होता है कि ये कैसे किया जाएगा। एंड व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज व्हाट वी आर गोइंग टू जनरेट। सो दिस फर्स्ट मॉडल वाज बेसिकली बेस्ड ऑन अ मॉडल कि हमें जीरो रेवेन्यू मिलना चाहिए। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था? वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनी प्रॉफिट्स। तो इस टारगेट से हमने इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इस टारगेट पे के आधार पे ही कुछ लैंडिंग साइट्स बनाई गई थी। ठीक है, इसे हम फिश लैंडिंग सेंटर कहते हैं। तो फिश लैंडिंग सेंटर्स क्या होते हैं? देखिए, आपने फिश कैच की है, कैच करने के बाद आप क्या करोगे? जो भी फिशरमैन्स है उन्होंने इकट्ठी कर ली फिश, फिर आप क्या करोगे? यू आर सपोज टू प्रिजर्व देम। ठीक है, अब राजस्थान में मीट कंजम्पशन कितना है, और मीट में भी अगर हम पर्टिकुलरली फिश कंजम्पशन की बात करें, सो आई डोंट हैव द डेटा बट आई कैन अज्यूम दैट इट इज़ कंपैरेटिवली लो। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे फिश ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, केरला है, तो हम वहाँ पर इन्हें भेज सकते हैं। पर वहाँ भेजने के लिए हमें क्या करना होगा? वी आर सपोज टू प्रिजर्व इट। ठीक है, कि वो पहुँचते पहुँचते खराब ना हो जाए। तो आपको उसको प्रिजर्वेशन के लिए एक जगह चाहिए। फिर आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से आप जो बेट हम कहते हैं, बेट इज़ बेसिकली कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कि आप फिश कैच करने से पहले आपकी जो नेट होती है उस पर आप उन बेट को हैंग कर देते हो, सो दैट कि फिशेस जो है ना अट्रैक्ट होती है उस पर, वो सोचती है कि हम खाने के लिए आ जाते हैं, एंड देन द फिशरमैन कैच देम। ठीक है, एक तरीके से एक जाल बिछाया जाता है। ऐसी कुछ साइट्स डेवलप की है जहाँ से आपको ये बेट अवेलेबल हो जाए, जहाँ आप प्रिजर्व कर सको अपनी फिशेस। तो ये कौन से सेंटर्स है? दिस इज ऑल्सो रिपीटेशन, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में ले रही हूँ, बिकॉज ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, हम काफ़ी समय से इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ है? रामसागर ढोलपुर, बीसलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर रावत भाटा, जयवदम जवाई डैम पाली, एंड जयसमंद। तो ये 5 ऐसे सेंटर्स हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें कि क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, सो सर्टेन वाटर बॉडीज हैव बीन डेवलप्ड। ऐसी कुछ वाटर बॉडीज बनाई भी गई है जहाँ पर फिश सीड को स्टॉक किया जाता है, उनका एक उनके पास इन्वेंटरी होती है। इसी के साथ साथ में कुछ कुछ ऐसी वाटर बॉडीज है जिन्हें गवर्नमेंट लीज आउट कर रही है, रेंट पे दे रही है पूरी वाटर बॉडी, कि आप यहाँ पर फिशेस का कल्टीवेशन करिए और जो भी रेवेन्यू है वो आपके लिए जनरेट हो रहा है, बस हमें इतना सा रेंट दे दीजिए। ठीक है, तो इस मॉडल पर भी गवर्नमेंट जो है वो एक्ट कर रही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2023-24, ठीक है, जो लास्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा था, तो फिशरीज डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू रहा इस पर्टिकुलर मॉडल के अकॉर्डिंग, वो था 68.09 करोड़। ऑलराइट, दिस वाज द रेवेन्यू जनरेटेड। तो देखिए कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा हमें इसमें देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट सेक्शन इज फॉरेस्ट्री। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने इतना सारा क्यों यहाँ पर पूरा स्लाइड इंक्लूड किया है फॉरेस्ट्री में। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि फॉरेस्ट्री में जो डेटा आता है वो कैसे आता है? हमारी स्टेट की फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पे आता है, जो होता है एवरी 2 ईयर। ठीक है, बाई एनुअली ये डेटा रिलीज होता है, हर 2 साल बाद सर्वे होता है और फिर रिपोर्ट रिलीज होती है। सो दिस डेटा इज सिमिलर टू द लास्ट इकोनॉमिक सर्वे। ये जो पर्टिकुलर डेटा है इट इज ऑल सेम, कुछ माइनर से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इन सर्टेन नंबर्स, अदरवाइज ऑल द डेटा इज सेम। So you just have to, what you have to do, see,
इस बार जो पहली बार अपनी नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप जब नोट्स बनाते हो ना, तो आपने ये लाइन लिख ली ना, नोटिफाइड फॉरेस्ट, इसको आपने पेन से लिख लिया। इसके आगे ये जो डेटा है ना, यू कैन आइदर राइट इट विद पेंसिल, और इफ यू आर राइटिंग विद इट पेन, थोड़ा सा उसके नीचे 3-4 लाइन आप छोड़ दीजिए, सो दैट नेक्स्ट ईयर जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तब आप अपना जो डेटा है उसे वहां पर पुट ऑन कर सके, राइट। देखिए इस बार जो है सर्वे लेट आया है, जुलाई में रिलीज हुआ, बट नेक्स्ट सर्वे कब आएगा, वो तो फरवरी में आ ही जाएगा। तो अगर उससे पहले एग्जाम नहीं होती तो आपने ये सर्वे तो पढ़ा है, बट आपको एक और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होगा आरएएस प्री एग्जाम के लिए। तो मैं इसी के लिए आपको ये बात बता रही हूँ कि ज़्यादा मेहनत ना करें, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। रिपीटेडली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि हाँ ये फर्स्ट कैटेगरी है और मुझे बस देखना है कि ये डेटा जो है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ऑलराइट, सो दिस डेटा रिमेन्स सेम, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम। इसमें कुछ नया नहीं है। जहाँ पे नया है वो ये है कि नेशनल पार्क तो 3 के 3 है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पिछले सर्वे में थी 27, और अब की बार क्या दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 26। तो हो सकता है किसी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कन्वर्ट कर दिया गया है किसी और जोन। ऑलराइट, 5 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं राजस्थान में, एंड वी हैव 36 कंजर्वेशन रिजर्व्स। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आगे हम पीवाईक्यूज में इसे देखेंगे। तो ऐसी चीजें भी पूछी जाती है कि टोटल नंबर क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे की एक एक लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहीं से एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, जो पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पैनल पीडीएफ कि जो भी मैं इस पैनल पे लिख रही हूँ, ये सब कुछ प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे में से पर्टिकुलरली नोट्स बनाई गई है, वो दोनों चीज़ें सिद्धार्थ एडटेक के ऐप पर अवेलेबल है। तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहा। यहीं पर एक और चीज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी अम्यूजिंग लगी कि एक पर्टिकुलर, आई डोंट नो हु द पर्सन इज, ही इज रिपीटेडली कमेंटिंग एट ईच एंड एवरी कमेंट। ठीक है, जो भी कमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर वो फर्दर कमेंट कर रहे हैं कि डोंट गो फॉर पीडीएफ, जस्ट रीड द इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल। ठीक है, अब पहली चीज़ तो मुझे ये अम्यूजिंग इसलिए लगी कि कोई इतने ज़्यादा एफर्ट्स क्यों ले रहा है एक ही कमेंट पे कमेंट करने के लिए। ठीक है, हमारी तो ड्यूटी है एज अ टीचर, वी हैव दिस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन टू यू कि अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है तो हमें उसका आंसर देना है। बट एक रैंडम पर्सन इतना ज़्यादा क्यों कमेंट कर रहे हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। उनका पॉइंट बिल्कुल सही है। द पर्सन वॉज ट्राइंग टू से कि आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे ओपन करिए और उससे आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। यू आर 100% राइट, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू से वन थिंग कि जब भी कुछ नए स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार इकोनॉमिक सर्वे देखा है, सो दे डोंट हैव एन आइडिया कि वो 500-600 पेज का जो इतना थिक बंडल आता है, इसके अलावा एक पूरी स्पीच होती है वो भी 200 पेजेस की होती है, इसके अलावा एक पूरा स्टेटमेंट आता है वो फर्दर 100 पेजेस का होता है। तो वो स्टूडेंट को नहीं पता कि मैं इसे कैसे प्रोसेस करूं, कि मैं इसकी एक एक लाइन का क्या मतलब निकालूं। इन 100 मोर देन 700-800 पेजेस में से क्या है जो मेरे लिए यूजफुल है। सो माई टास्क इज ओनली कि मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ, सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ। आप जहाँ से पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने कभी इस बात को नहीं प्रमोट किया है कि आप मेरी ही पीडीएफ्स पढ़िए। नो, यू क्रिएट योर ओन पीडीएफ्स, यू आर फ्री टू डू दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द थिंग्स फॉर यू। ऑलराइट, तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि ये सेम रहेगा। जो 4 बायोलॉजिकल पार्क्स है, तो बायोलॉजिकल पार्क्स कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहे थे, जयपुर, उदयपुर, कोटा एंड जोधपुर, एंड दे रिमेन द सेम। इस बार भी डेटा यही आया है। ऑलराइट, तो अब पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या तो मिशंस चल रहे हैं। आई विल जस्ट टेक अ मोमेंट एंड हैव अ सिप ऑफ वाटर। Sorry for the disturbance caused, as my throat is not helping me out much today. All right. So the next scheme is Rajasthan Greening and Rewilding Mission. Okay. So what is this? देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, ग्रीनिंग। ग्रीनिंग मीन्स हरियाली फैलाना, दैट इज ग्रीनिंग।
तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक अलग से एक आप इसको मिशन भी कह सकते हो। आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइटल जिसका नाम है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। प्री में तो संभावना रहती ही है, मेंस में हो सकता है 2 मार्क में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो ये जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रीजन है, एज द नेम सजेस्ट कि टारगेट क्या है कि फॉरेस्ट में तो चलिए हमें एरिया बढ़ाना है, बट उसके अलावा क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो क्षेत्र फॉरेस्ट के बाहर है वहां पर भी हम पेड़ उगाए। बात क्या हो रही है, पेड़ों की बात हो रही है। देखिए बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको बहुत लोग समझ नहीं पाते। दिस इज अ ट्री। व्हाट इज दिस? इट्स अ ट्री। बचपन से इसे आप लोग ड्रॉ कर रहे हो। और जो ये वाला होता है ये क्या होता है? पौधा। व्हाट इज दिस? इट्स अ श्रब। तो जो फायदा बेनिफिट हमें एक ट्री देता है वो हमें श्रब नहीं दे सकता। जितने लोगों की ये इच्छाएं होती है कि वो एक अपना खुद का गार्डन क्रिएट करते हैं, उनके पास स्पेस भी काफी होती है। सो व्हाट दे डू इज कि बहुत सारे गमले होते हैं उनके पास, छोटे छोटे ऐसे एरियाज होते हैं, पॉट्स में वो प्लांटेशन करते हैं। तो अगर उन्हें इंटरेस्ट है प्लांटेशन में, सो दे आर सेइंग कि क्यों ना एक पेड़ लगाया जाए। और हमें सिर्फ पेड़ लगाने पर नहीं रुकना है, पेड़ लगाने के बाद में उसका ध्यान भी रखना है। अक्सर क्या होता है, जैसे ही एनवायरनमेंट डे आता है या फिर कोई योजना चली कि कोई लीडर आपको लेके जा रहा है कि चलो हमें पेड़ लगाने हैं, वृक्षारोपण करना है, तो सब पहुंच जाते हैं सैपलिंग्स लेकर और थोड़ा सा डिग इन करेंगे, उसमें सैपलिंग लगा लिया सबने, ऐसे ऐसे हाथ लगा लगा के फोटो क्लिक करवा ली, उस फोटो को आपने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, सब हो गया। आफ्टर दैट व्हाट? ये प्रोसेस करने के बाद में क्या किया? क्या आपने कभी दोबारा जाकर उस पेड़ को देखा कि वो बड़ा हुआ या नहीं, उसको पानी मिल रहा है या नहीं, वो सरवाइव भी किया या नहीं? आई वुड शेयर माई स्मॉल एक्सपीरियंस विद यू। इन द ईयर 2020 जब कोविड आया था, तो क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा फ्री थे, सो एंड आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लांटेशन, सो आई ग्रू अ लॉट ऑफ सीड्स। ठीक है, जितने भी सीड्स थे ना, जो भी मिलता था मैं उन सबको उगा देती थी। अब वो तो बड़े हो गए, 6-7 महीने में तो इतने बड़े हो गए कि उन्हें ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ गया। नाउ आई नो कि मैं घर की छत पे तो पेड़ नहीं उगा सकती, और ऐसे पेड़ जो हमें फल देते हैं तो वो पॉट में भी नहीं रहेगा और वो घर की छत पे उगाना भी मुश्किल है। सो व्हाट वी डिड, वी ऑल वेंट टुगेदर, कुछ स्टूडेंट्स को हम लोग लेकर गए और हम सब ने वहाँ पर जाके एक जो पास ही में पार्क है वहाँ पर उन पेड़ों को लगा दिया। अब वी वेर अश्योर्ड कि हमने जब सोसाइटी के मैनेजर से भी बात की थी, देन दे सेड कि हाँ जो माली आते हैं वो रेगुलरली वाटरिंग करते हैं, सो वी थॉट कि ठीक है ये तो कर ही देंगे वाटरिंग, वी वर डिपेंडेंट ऑन द पर्सन। बट ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर अ वीक वी वेंट देयर एंड वी सॉ इट वॉज अ हॉरिबल साइट, बिकॉज ऑल द प्लांटेशंस दैट वी डिड, सब कुछ जल चुका था गर्मी की वजह से। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बारिश की भी कमी थी, उस वजह से क्या हुआ कि सारे जितने भी पेड़ लगाए थे वो सब मर गए। सो दैट वॉज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, क्योंकि देखा नहीं गया कि आप इतने शौक से आप लेकर गए हो, आपने बड़ा किया उन पेड़ों को और आप लगा कर आए एंड वो सर्वाइव नहीं किए। सो दैट वॉज द फर्स्ट लेसन कि हमारा काम वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता कि हम गए और हमने वृक्षारोपण कर दिया, हमारा काम कंटिन्यू रहता है। तो आप भी समय समय पर जाए और उन चीज़ों को देखिए कि आप पेड़ लगा कर आए थे, क्या वो पेड़ जिंदा है? तो जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए, जैसे कि आप किसी बच्चे को अगर बड़ा करते हो तो आप उसका ध्यान कब तक रखते हो कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक आप देखते हो कि उसकी प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। सिमिलरली पेड़ अगर आपने लगाया है तो उसके भी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी ही है। तो यहाँ पर जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी, कब की गई थी? 2023-24 में इसे लॉन्च किया था। और इसका टारगेट क्या था कि राजस्थान में जो फॉरेस्ट एरिया है उससे भी बाहर हमें पेड़ लगाने हैं, और कितने लगाने हैं? तो 5 करोड़ सैपलिंग्स की बात हुई है। कितनी? 5 करोड़ हम सैपलिंग्स लगाएंगे। अब जब हम 5 करोड़ लगाएंगे की बात करते हैं ना, तो उसका ये मतलब होता है कि 5 करोड़ में से सरवाइव कितने करेंगे जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने तो पूरा ध्यान रखा था, आपने उसे पानी भी दिया था, आप चेक भी करके आ रहे थे, आपने उसमें खाद भी डाली,
बट ज़रूरी नहीं है कि वो प्लांट सरवाइव करें। कई बार होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हो तो उसकी रूट्स डैमेज हो जाती है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि कुछ कीट लग गए होंगे जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाए, उस मिट्टी में वो थ्राइव नहीं कर पा रहे, वो मिट्टी उसके लिए सुटेबल नहीं थी, वो एनवायरनमेंट शायद उसके लिए सुटेबल नहीं था। ये सभी कारण हो सकते हैं। ऑलराइट, अब साथ में क्या कहा गया, ये जो 5 करोड़ सैपलिंग की बात हुई है, इसमें से ये बोला गया कि जो 1 करोड़ है उसको कहाँ पे प्लांट करोगे। 1 करोड़ सैपलिंग्स की ये बात हुई थी कि हम इन्हें प्लांट करेंगे जितने भी गोचर होते हैं, गोचर, ओरन, ठीक है, गोचर, ओरन एंड आई एम राइटिंग द थर्ड वन ओवर हियर, प्लीज नोट इट, एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि 5 करोड़ में से 1 करोड़ तो आपको कहाँ लगाना है, गोचर, यानी कि ऐसी जगह, ऐसी मिट्टी जहाँ पर गाय वगैरह जो है वो चरने के लिए जाती हैं, ऐसी जगहों पे ओरंड में और ग्रासलैंड्स में आपको लगानी है। इसमें से दूसरा 1 करोड़ कहाँ लगेंगे, तो अर्बन लैंड्स में लगेंगे, वेरियस अर्बन लैंड्स में लगाए जाएंगे, ठीक है। जो बाकी बचे 3 करोड़, कितने बच रहे हैं, 3 करोड़, तो ये कहाँ दिए जाएगी, ये पब्लिक को दिए जाएगी कि उन्हें जहां भी लगाना हो, अपने घरों में लगाना है, उन्हें खेतों में लगाना है, अपनी ऑफिस के बाहर लगाना है, तो वो ये लगा सकते हैं। कल का एक आर्टिकल देखिएगा, न्यूज़पेपर में आया था, बहुत ही सुंदर आर्टिकल था, चित्तौड़गढ़ की बात की गई थी कि चित्तौड़गढ़ का एक गांव है जहां पर ये रूल है कि मकान अगर बनता है किसी का तो उसके आसपास में पेड़ लगाए जाते हैं, और इसलिए वो जो गांव है वो बहुत ही हरा भरा गांव है। तो इसी तरीके से आप लोग भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्लेज टू प्लांट अ ट्री। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी नई योजना जो है वो लॉन्च हुई थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं नगर वन के बारे में। तो ये नगर वन किसकी योजना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये योजना किसके अंडर है, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये योजना है। क्या कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स है, आपको इन्हें याद रखना है, अगले 5 वर्षों में क्या किया जाएगा, 200 नगर वन डेवलप किए जाएंगे। किसकी बात हो रही है, नगर वन की बात हो रही है। अब ये 200 नगर वन कहाँ पर होने वाले हैं, तो ये तो बात हो रही है एंटायर इंडिया की, कि पूरे भारत में 200 नगर वन जो है वो डेवलप किए जाएंगे। अब ये नगर वन है क्या, क्या चीज होती है, सो बेसिकली कि जितने भी अर्बन लैंड है, जो हमारी सिटीज होती हैं, वहाँ की जितनी ज़मीनें हैं उनमें अवेयरनेस पैदा करनी है, प्लस वहाँ पे ग्रीन डेवलपमेंट करना है कुछ इस तरीके से कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रिजर्व हो सके, और साथ ही में एक एस्थेटिक लुक जो है वो भी आ जाए। सो बेसिकली टारगेट आप समझिए कि इसके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं कि ग्रीनरी भी बढ़ रही है, प्लस अगर कोई जा रहा है, मान लीजिए जो हमारे जेएलएन मार्ग से कोई जा रहा है, तो उनके लिए कितना एक एस्थेटिक व्यू हो जाता है कि चारों तरफ उन्हें पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ अलग अलग टाइप के पेड़ हो जो रंग बिरंगे हो, जैसे पिंक कलर की जिनमें लीव्स आती है, वाइट कलर की लीव्स आती है, तो इस तरीके से कुछ अट्रैक्टिव पेड़ों को भी लगाया जा सकता है, तो उसमें एक थोड़ा सा एस्थेटिक टच भी आ जाएगा। ऑलराइट, तो एक तीर से दो निशाने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमने समझा था कि बोटेनिकल गार्डन्स को डेवलप किया जा रहा था। तो किन किन जगह पे बोटेनिकल गार्डन्स को डेवलप किया गया है, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर एंड अजमेर, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बोटेनिकल गार्डन्स की। बोटेनिकल गार्डन और बायोलॉजिकल पार्क में अंतर है। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी प्लांट वेराइटीज होती है, अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं और उनकी वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक पौधा है तो वो बस एक ही वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो पूरे एक थोड़े से एरिया में बनाया हुआ होगा, उसको ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया होगा। जैसे लैंडस्केप मैंने आपको दिखाया था हॉर्टिकल्चर में कि एक लैंडस्केप डेवलप किया जाता है, सेम वे में एक बोटेनिकल गार्डन को डेवलप किया जाता है। ऑलराइट, और इसको कैसे बनाया जा रहा है, तो इसको डेवलप किया जा रहा है ऑन द लाइन ऑफ, कि किसके मेथड पे डेवलप किया जा रहा है,
वर्ल्ड फॉरेस्ट्री आर्बोरेटम जो भी है जयपुर में, तो उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इन नगर वन को डेवलप किया जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लव कुश वाटिका। लव कुश वाटिका भी क्या है, जो पिछली स्कीम थी सेम है, उसी को फॉलो किया जा रहा है। जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पिछली बार कहा गया था वन इन डिस्ट्रिक्ट, कहा गया था वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक लव कुश वाटिका बनाई जाएगी। इस बार कहा गया है हर डिस्ट्रिक्ट में दो बनाई जाएगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम हैं कि लव कुश वाटिका क्या है, तो ये छोटे छोटे गार्डन्स है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज होगी, जैसे कि बैठने के लिए चेयर होगी, वॉक करने के लिए जो उनका एरिया डेसिग्नेटेड है वो होगा वहाँ पर। कुछ थोड़ी बहुत रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होगी, जैसे आपने देखा होगा कि जयपुर के पार्क्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्सरसाइजेस के लिए भी बनाई गई है जगह, बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। तो इस तरीके से जो पार्क्स है उन्हें डेवलप किया जाएगा। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस, ठीक है। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, किस फॉर्म में आएगा आप उसको थोड़ा समझिए, आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या होगा, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं स्कूल लेवल पे कि अवेयरनेस क्रिएट हो सके। अब ये सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं होते, कॉलेज लेवल पे भी होते हैं, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, इससे कॉरपोरेट्स में भी फैलाने की बातें होती है। तो ये कैसे प्रोग्राम्स हैं हम उन्हें भी थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन सब के लिए एक अमाउंट डेसिग्नेट किया गया है, वो अमाउंट कितना है 50,000, 50,000 का अमाउंट होता है, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए होता है। 50,000 रुपए का अमाउंट जो है वो प्रोग्राम के लिए दिया जाता है RSPCB द्वारा। अब ये कौन देता है अमाउंट, कहाँ से आता है, इन्हें कौन मैनेज करता है, तो डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट कमिटीज होती है। क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट कमिटीज, ठीक है। ये हर साल ऐसी कुछ योजनाएं लाती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाती है डेज, तो इन पर्टिकुलर डेज पे या तो रैलीज करवाते हैं या किसी तरीके का कंपटीशन करवाते हैं, डिबेट्स होती है, क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा ओलंपियड्स चलते हैं बच्चों के लिए, हर एक सब्जेक्ट का ओलंपियड होता है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। हर जो सब्जेक्ट होता है बच्चों का उसका एक ओलंपियड होता है, एक एग्जाम कंडक्ट की जाती है। उसी के तरीके से एक ओलंपियड है जिसे नाम दिया गया है ग्रीन ओलंपियड। तो ग्रीन ओलंपियड में ये होता है कि जितनी भी ग्रीन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अब ग्रीन से मेरा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कलर ग्रीन की बात हो रही है, यहाँ पर ग्रीन का मतलब है पेड़ पौधों से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो उस पर्टिकुलर ओलंपियड में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से क्विज के फॉर्म में और ऐसे कुछ वेरियस प्रोग्राम्स है जो सेलिब्रेट होते हैं। अब हमें देखना है कि इस साल कौन कौन से प्रोग्राम है जो सेलिब्रेट किए गए थे, ठीक है। तो इस साल जो मनाया गया था वो था वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे कब है, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे। पूरे भारत के लिए सेम होता है, हमें तो ये फोकस करना है कि सर्वे में कौन कौन से डेट्स दी गई है, ठीक है। इसी तरीके से है वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे। ये कब है ये हम सभी जानते हैं, याद भी है सभी को, 5 जून को ये हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में है वर्ल्ड ओजोन लेयर डे। क्यों समझा रही हूँ मैं ये सारी चीजें, ये फैक्चुअल डेटा है बट आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस डेटा बिकॉज क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, सीधा क्वेश्चन है, इनको 3-4 डेट्स को आप लर्न कर लो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये वर्ल्ड ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे कब आता है, दिस इज ऑन 16 September। देन वी हैव वर्ल्ड वेटलैंड डे। यहीं से आप मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान में कितने डेसिग्नेटेड वेटलैंड्स है, कितने रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है, एंड कितने ऐसे हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। सो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 February। ऑलराइट, तो ये 4 डेट्स दी है जो इकोनॉमिक सर्वे में स्पेशली मेंशन है, तो हमें इन्हें तो याद करना ही है। इनके अलावा भी अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू,
तो वो डेट्स आपको लर्न करनी है। ऑलराइट, तो चलिए आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं थोड़ा हेल्थ जो है वो आज इतना साथ नहीं दे रही है, गले में भी काफ़ी ज़्यादा खराश है। तो हम इसे वेडनेसडे को लेते हैं, अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ हम लौटेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके PYQs कवर करवाऊँगी और इस चैप्टर को हम वहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।